Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the antihypertensive drugs या antihypertensive agents. तो आज हम एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग को स्टार्ट करते हैं. एंटीहाइपरटेंसिव आर ड्रग दैट आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन या हायर ब्लड प्रेशर्स. एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या हैं जिनको हम हायर ब्लड प्रेशर में या हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम ब्लड प्रेशर को कम करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग. इट इज़ आल्सो द टॉपिक ऑफ सेकंड टॉपिक ऑफ आपका जो सेकंड टॉपिक है ये आपका या सेकंड डिसऑर्डर है. आप एक ड्रग हैं जो कि कार्डियोवैस्कुलर में यूज़ की जाती हैं ऐसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इन हाइपरटेंशन में. तो स्टार्ट करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग. एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स The antihypertensive drugs are those that are used in the treatment of hypertension and to lower BP. यानी कि वो एजेंट जिनका हम यूज़ हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं या फिर ब्लड प्रेशर जिसके द्वारा लो किया जाता है, जिससे हम ब्लड प्रेशर कम करते हैं, वो सभी एजेंट क्या हैं? एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स हैं या ड्रग्स हैं. अब बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हाइपरटेंशन. हम इंट्रोडक्शन देखेंगे हाइपरटेंशन में है क्या. ये हाइपरटेंशन आपने सभी ने पढ़ा भी होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं. हाइपरटेंशन डिफाइन एज ए स्टेट इन विच द एलिवेशन ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर टू अबव द 140-90 mmHg. अगर हमारा हाइपरटेंशन वो स्टेट है जहाँ पर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर हमारा 140/90 mmHg से ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं. सिस्टोलिक प्रेशर आर दोज प्रेशर दैट अकर ड्यूरिंग द सिस्टोलिक फेज ऑफ द हार्ट. जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो ब्लड पंप आउट होता है, उस ड्यूरेशन में जो ब्लड प्रेशर होगा उससे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं. और जब हमारा हार्ट या वेंट्रिकल डायलेट होते हैं, रिलैक्स करते हैं, उस ड्यूरेशन में जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है आर्टरी के अंदर, जो प्रेशर होगा वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होगा. और एक बार और मैं बता दूं आपको, जो प्रेशर जो होता है ब्लड प्रेशर बेसिकली ये आर्टरी का होता है, वेन्स का नहीं होता है. हमेशा जो प्रेशर हम एवेल्यूएट करते हैं या एवेल्यूएट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं वो किसका होता है? आर्टरी का होता है. ठीक है. तो व्हेन द ब्लड प्रेशर इज मोर देन 140/90 mmHg द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरटेंशन. ठीक है. हाइपरटेंशन हैज़ बीन डिवाइडेड टू 2 कैटेगरी. हाइपरटेंशन को हमने 2 कैटेगरी डिवाइड किया. पहला क्या है? प्राइमरी हाइपरटेंशन. दूसरा क्या है? सेकेंडरी हाइपरटेंशन. अब ये किस बेस पे डिवाइड किया गया? प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन. इन प्राइमरी हाइपरटेंशन द एग्जैक्ट कॉज इज नोट डाउन. जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसका हमें प्राइमरी का हाइपरटेंशन का कोई कारण जो है पर्टिकुलरली हमें नहीं पता होता है कि किस कारण ये हाइपरटेंशन हुआ है. एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज द डेफिनेट identifiable cause is known and such as kidney disorder, diabetes, etc. जब सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है इसमें हमें उस ब्लड प्रेशर बढ़ने का या हाइपरटेंशन होने का कारण पता होता है. जैसे किसी किडनी डिसऑर्डर हो, उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, डायबिटीज़ हो, उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो ये सब चीज़ें डिसऑर्डर होंगे वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आएंगे. ठीक है. तो ये हुआ हाइपरटेंशन का इंट्रोडक्शन. अब बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव के ड्रग के क्लासिफिकेशन की. तो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तो क्लासिफिकेशन में आपको बताया था डायरेटिक्स पहले आता. डायरेटिक्स हम आपको पढ़ा चुके हैं, बताया भी कहूँ. तो डायरेटिक्स आपके मेनली थायराइड और हाइसिन डायरेटिक्स और पोटेशियम स्पेन डायरेटिक यूज़ करते हैं. थायराइड डायरेटिक्स में हाइड्रोक्लोरोथायराइड, क्लोरोथायरिडिन, इंडोपामाइड यूज़ होते हैं. हाइसिन डायरेटिक में फ्यूरोसिमाइड, ब्यूटानिमाइड और पोटेशियम स्पेरिंग में स्पाइरोलैक्टोन और माइलोडोड्रिन यूज़ होते हैं. अब मैं डायरेटिक कैसे ब्लड प्रेशर कम करेंगे ये मैं आपको पहले डायरेटिक्स बता चुका हूँ. डायरेटिक्स जो मैंने आपको पढ़ाया था, डायरेटिक्स अभी पढ़ाया था मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में. तो डायरेटिक्स में बेसिकली ब्लड प्रेशर कैसे कम करते हैं? डेट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड. जो वॉल्यूम होता है ब्लड का उससे कम कर देते हैं. कार्डियक आउटपुट को कम कर देते हैं. जब कार्डियक आउटपुट वॉल्यूम कम हो जाएगा तो जो ब्लड फ्लो हो रहा है हमारी आर्टरी के अंदर तो उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा. इस तरीके से ब्लड प्रेशर को ये कम कर देते हैं, क्योंकि जितनी भी डायरेटिक एजेंट हो सकती हैं वो क्या करते हैं? यूरिन के अंदर यूरिन का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, यानी यूरिन के अंदर वाटर कंटेंट को, इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट को बढ़ा देते हैं. और साथ में सोडियम का एक्सक्रीशन करते हैं. और सोडियम जितना अमाउंट में बॉडी से निकलेगा बाहर उतना कम क्या उतना जो तो जितना सोडियम का कंसनट्रेशन बाहर जाएगा तो सोडियम का अमाउंट कम रहने पर क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर स्टिफनेस कम हो जाती है. सॉरी, वो कॉन्ट्रैक्ट इतना नहीं हो पाते हैं. जब स्टिफनेस नहीं होगी उसके मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो बेसो रिलैक्सेशन होता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. दैट इज़ द डायरेटिक कारण हो गया. डायरेटिक मेनली कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होने के कारण और ब्लड वॉल्यूम कम होने के कारण डायरेटिक अपना ब्लड प्रेशर को लो करते हैं.
नेक्स्ट कैटेगरी आती है एसी इनहिबिटर। मैंने ये कल ही आपको पढ़ाया था। एसी इनहिबिटर यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स बताया था मैंने। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कैसे काम करते हैं, ये बेसिकली जो आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है उसको ये ब्लॉक कर देते हैं, जिससे काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की जगह घटने लगता है। क्योंकि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या करता है, जब ब्लड प्रेशर लो होता है, जब भी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करता है। और जब इसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा किसी डिस्टर्बेंस आने के कारण, तो हम इस रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को ब्लॉक करने के लिए एसी इनहिबिटर का काम करते हैं, जैसे कैप्टोप्रिल, इनाप्रिल, लेसिनोप्रिल, रेडिनोप्रिल, रैमीप्रिल और फेसिनोप्रिल्स। ये सभी क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिट कर देते हैं। जैसे एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और एंजियोटेंसिन सेकंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर रिटेंशन, सोडियम रिटेंशन एंड एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, जिसकी वजह से वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, साथ में कार्डियक पे बढ़ते हैं, और दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए क्या करते हैं हम, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंजिंग होने देते हैं बाई द इनहिबिटिंग द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बाई द एसी इनहिबिटर्स। ठीक है। अब ये जो नया ड्रग है आपका, ये एंजियोटेंसिन 81 रिसेप्टर्स ब्लॉकर, इसको मैं आपको पढ़ाऊँगा आने वाली क्लास में। ये क्या है, इसमें मैं आपको बता दूँ, जो एंजियोटेंसिन जो सेकंड बनता है, जो मैंने कल आपको बताया था, एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है। तो एंजियोटेंसिन जो सेकंड बनता है वो सेकंड क्या करता है, 81 रिसेप्टर पे जाके एक्ट होता है। जब रिसेप्टर पे एक्ट होगा तब जाके उसके पूरे फंक्शन प्रोड्यूस होते हैं, उसके फंक्शन स्टार्ट होते हैं। जैसे एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन कब स्टार्ट होगा, जब 81 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। 81 रिसेप्टर कब एक्टिवेट होगा, जब एंजियोटेंसिन सेकंड जाके इस पे जाके बाइंड हो जाता है, और बाइंड होने पर 81 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा सॉरी। और 81 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो जिसके सब फंक्शन प्रोड्यूस होते हैं, जैसे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, सोडियम वाटर रिटेंशंस, इसके अलावा एल्डोस्टेरोन सिक्रेशंस। ठीक है। जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन जब 81 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो इसके जब रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, जब रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं। ठीक। नेक्स्ट आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जो कैल्शियम चैनल होते हैं हमारे ब्लड कार्डिक मसल्स में भी होते हैं, मायोकार्डियल मसल्स में भी कैल्शियम चैनल होते हैं। इसके अलावा हमारे मस्कुलर स्मूथ मसल्स होती है, उसमें भी मस्कुलर स्मूथ मसल्स मतलब वो मसल्स जो हमारे ब्लड वेसल्स में पाई जा रही है, उसमें भी क्या होते हैं कि कैल्शियम चैनल होते हैं। और कैल्शियम चैनल की वजह से क्या होते हैं, उन सेल्स के अंदर कैल्शियम कंसनट्रेशन बढ़ती है, जिससे क्या होता है, हायर कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर हम इन चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो कैल्शियम एंट्री होगी नहीं, कैल्शियम एंट्री नहीं होगी तो कैल्शियम की एंट्री ना होने की वजह से क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। और बेसल जब ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस तरह से काम करती है। इसमें ड्रग कौन कौन सी है, बेरापेमिल है, डिल्टाजैम है, नेफिडिफिन है, फेलोडिपिन है, अमाइलोडिपिन है, नेट्राडिपिन है और लेसिडिपिन है। ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर 5 बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर। ये हम आपको पढ़ा चुके थे सिम्पैथोलैटिक ड्रग में, जिसमें हमने प्रोपेनोल, मेटाप्रोल, एडिनोल सब पढ़ा था। तो ये डिस्कस वहीं कर चुका हूँ। तो आप अगर आपको इसको बारे में पढ़ना है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें अगर आप फार्मोलॉजी पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें होंगी रिपीटेड होंगी, तो रिपीटेड चीज़ों को हम वहाँ नहीं पढ़ेंगे, जहाँ हम पढ़ चुके हैं उसको वहाँ से एक बार देख सकते हैं। तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, रिपीट करने पे क्या होगा, चीज़ों को और टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जब डायरेक्टिक मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, डायरेक्टिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। एसी इनहिबिटर मैंने पढ़ा चुका हूँ, एसी इनहिबिटर में इस मतलब एंटी हाइपरटेंसिव नहीं पढ़ाऊँगा, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। इसलिए अगर आपका बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर मैंने सिम्पैथोलैटिक में पढ़ा दिया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो बस ये आपका 81 रिसेप्टर ब्लॉकर है वो पढ़ाऊँगा, कैल्शियम ब्लॉकर पढ़ाऊँगा। इसके अलावा क्या होता है, क्लासिफिकेशन कौन सी ड्रग कम यूज होती है, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जिसे हम पेरिफेरल अल्फा एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, एंटागोनिस्ट इज द ब्लॉकर, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट। ये मैंने आपके लास्ट जो फर्स्ट यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको क्लियर किया था इस चीज़ को, उसमें भी देख लेना। एगोनिस्ट आर दोज एजेंट जो डेट एक्टिवेट द रिसेप्टर्स, एंटागोनिस्ट आर दोज एजेंट डेट ब्लॉक द रिसेप्टर। तो एंटागोनिस्ट क्या होता है, ब्लॉक करते हैं। तो पेरिफेरल जो अल्फा रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करने वाली ड्रग कौन सी है, पेरिफेरल अल्फा रिसेप्टर, अल्फा 1 रिसेप्टर बेसिकली था। तो पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, पेंटालोनामीन और आपका फिरोक्साबेंजामिन, ये सब ब्लॉक कर देती हैं, और जिसकी वजह से बेसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ना होकर रिलैक्स हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो पैराजोसिन आपको पढ़ाया था, तो आप वहाँ देख सकते हैं। पैराजोसिन कहाँ पर, सिम्पैथोलैटिक में हमने अल्फा ब्लॉकर में पढ़ाया था, तो वहाँ देख लेना। अब आते हैं बीटा प्लस अल्फा ब्लॉकर, जो अल्फा बीटा दोनों ब्लॉकर को ब्लॉक करते हैं। तो एड्रेनर्जिक ब्लॉकर होते हैं लेविडोल, कार्बिडोल, वो भी आपके यूज़ किए जाते हैं।
ऐसे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक क्या कर देते हैं, ये सिंपैथोलाइटिक का मतलब है जो आपका एड्रेनलिन और एड्रेनलिन का सिक्रेशन हो रहा है, कहाँ से, सिंपैथेटिक नर्व से, उसको ये लाइटिक मतलब कम कर देंगे। एक तरह सेंट्रल एक्टिंग अल्फा एगोनिस्ट होते हैं। अल्फा रिसेप्टर जो होता है, मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा कि अल्फा रिसेप्टर एक होता है प्री नर्व्स एंडिंग प्रेजेंट होता है और एक पोस्ट नर्व्स एंडिंग प्रेजेंट होता है। जो प्री नर्व्स एंडिंग प्रेजेंट होता है वो बेसिकली जो आपके सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, उनकी सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। अगर हम अल्फा रिसेप्टर जो है, जो आपका प्री सिनेप्टिक नर्व एंडिंग प्रेजेंट है, उसको हम ब्लॉक कर दें, तो अगर उसको एक्टिवेट कर दें तो क्या होगा, सिंपैथेटिक जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज है वो कम हो जाएगा, और जैसे एड्रेनलिन का रिलीज या नॉरएड्रेनलिन का रिलीज कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्योंकि एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन मेजरली क्या करते हैं, कार्डियक आउटपुट बढ़ाते हैं, कार्डियक स्टिमुलेशन देते हैं और ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर जैसे कम हो जाता है। और वैसोडायलेटर, आपका डायरेक्ट वैसोडायलेटरिंग एजेंट मैंने आपको पढ़ाया था कल परसों में ही, उसमें आपने देखा था, एड्रेनलिन को भी पढ़ाया था, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को भी पढ़ाया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस कैटेगरी में बेसिकली मैं आपको डिस्कस करूँगा। कैल्शियम ब्लॉकर आपको पढ़ाएंगे, 81 रिसेप्टर ब्लॉकर पढ़ाएंगे, एंजियोटेंसिन ब्लॉकर यानी कि, और लास्ट वन इज़ द सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लिए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज एजेंट दैट ब्लॉक द कैल्शियम चैनल एंड इनहिबिट द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द सेल्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या है, ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉक होने की वजह से कैल्शियम की एंट्री उन सेल में नहीं हो पाती है, जिस सेल नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो कैल्शियम ना बढ़ने के कारण जो रिस्पॉन्स, कैल्शियम बढ़ने का जो रिस्पॉन्स होते थे, कैल्शियम जब एंट्री हो रही थी, जो कैल्शियम के अंदर बढ़ने, कैल्शियम की जो कंसनट्रेशन अंदर बढ़ रही थी सेल के अंदर, जो रिस्पॉन्स कैल्शियम कंसनट्रेशन बढ़ने के कारण प्रोड्यूस होते थे वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्शंस, मसल्स के अंदर, स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, या मायोकार्डियल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, सभी कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होते हैं, कैल्शियम की वजह से होते हैं। अगर कैल्शियम लेवल हम उस सेल्स के अंदर, मसल्स फाइबर के अंदर कम कर देंगे तो उस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो वो रिलैक्स होंगे, रिलैक्स करने पर क्या है, जब ब्लड वेसल्स रिलैक्स होंगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इस तरीके से कैल्शियम ब्लॉकर यूज किए जाते हैं। आगे देखते हैं क्या है। दे आर द फॉलोइंग मेन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बेरापेमिल है, डेल्टाजैम है, नेफिडिपिन है, फेलोडिपिन है, अमेलोडिपिन है, ये आपके बेसिकली यूज़ किए जाते हैं कैल्शियम ब्लॉकर। अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करें, मैकेनिज्म एक्शन की बात करें, तो कैल्शियम ब्लॉकर ड्रग ब्लॉक द सेंसिटिव एल टाइप कैल्शियम चैनल। मैं आपको क्लियर कर दूँ, दो टाइप के हमारे बॉडी में कैल्शियम चैनल होते हैं। एल टाइप कैल्शियम चैनल कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट में। एल टाइप कैल्शियम चैनल इज प्रेजेंट ऑन द हार्ट। अब जब आपको मैं एंटी एपिलेप्सी ड्रग पढ़ाऊँगा, जो एपिलेप्सी में यूज़ होती है ड्रग्स, एपिलेप्सी यानी कि एंटी कन्वल्सन ड्रग कह सकते हैं, एपिलेप्सी में जो ड्रग यूज़ होती हैं वो आपके टी टाइप कैल्शियम ब्लॉक होते हैं। कौन सी, टी टाइप। और टी टाइप कैल्शियम कहाँ होते हैं, ब्रेन में। जैसे हम थैलेमिक न्यूरॉन्स ब्लॉक करते हैं, थैलेमिक कैल्शियम, टी फॉर मतलब क्या, थैलेमिक न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, टी टाइप कैल्शियम ब्लॉकर बोलते हैं। ठीक है, तो एल टाइप जो कैल्शियम चैनल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली दो जगह प्रेजेंट होंगे। पहला आपका कार्डियक मसल्स में, दूसरा आपका मस्कुलर स्मूथ मसल्स में। तो कैल्शियम ब्लॉकर ड्रग्स ब्लॉक द सेंसिटिव एल टाइप कैल्शियम चैनल विच आर लोकेटेड एट कार्डियक एंड मस्कुलर स्मूथ मसल्स। ठीक है, जो कार्डियक मसल्स पे प्रेजेंट हैं, मस्कुलर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं, एल टाइप कैल्शियम चैनल, उनको ये ब्लॉक कर देते हैं। अब ब्लॉक करने पर हुआ क्या, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इनहिबिट द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द कार्डियक एंड मस्कुलर स्मूथ मसल सेल, जिसकी वजह से क्या होती है, कैल्शियम की एंट्री कैल्शियम चैनल के थ्रू कार्डियक और मस्कुलर स्मूथ मसल्स में नहीं हो पाती है, उनके अंदर कैल्शियम कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती है। दिस रिजल्ट रिलैक्सेशन आर प्रोड्यूस्ड इन बोथ कार्डियक एंड मस्कुलर स्मूथ मसल्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्डियक या मायोकार्डियल मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर होती है वो कम हो जाती है, वो रिलैक्स कर जाते हैं, और वेस्कुलर स्मूथ मसल्स भी रिलैक्स होती है, यानी कि ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरी या वेन्स में वेसोडाइलेशन प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन होंगे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में आपको सब चीज़ क्लियर कर चुका हूँ पहले भी, अब आपको समझ में आओगे फार्माकोलॉजी में पढ़नी कैसे है, मैं समझता हूँ। अब आप समझ गए होंगे, पहले हमें इंट्रोडक्शन देखना है, फिर हमें मोड ऑफ एक्शन देखना है यानी मैकेनिक एक्शन देखना है, फिर उसके फार्माकोलॉजी एक्शन देखना है, फिर उसकी ईडीएमई देखना है, फिर उसके एडवर्स इफेक्ट देखना है, फिर उसके कंट्राइंडिकेशन देखने हैं, फिर उसके इंट्रैक्शन देखने हैं, और लास्ट में उसका यूज़ देखना है। तो ये सब हेडिंग होती हैं किसी ड्रग को पढ़ते समय।
तो ठीक है, तो मैं इसको आप मेरे ख्याल से अब फेमिलियर हो गए हल्के हल्के, अब आपको इजीली समझ में आना भी शुरू हो गया। तो हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात कर रहे थे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कॉज रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स बाय डिक्रीज इंटरसेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आइंस। कैल्शियम ब्लॉकर क्या कर देते हैं कि स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं बाय द डिक्रीजिंग द इंटरसेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन की सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम होने के कारण क्या होती है? स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती है। दे प्रोड्यूस मोर रिलैक्सेशन इन द आर्टरी वट हैव माइल्ड इफेक्ट ऑन द वेन्स। मेजॉरिटी क्या होती है? आर्टरी डायलेट करेंगे और वेन्स में भी कुछ माइल्ड इफेक्ट आता है। इट रिड्यूस द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ मायोकार्डियल मसल्स। मायोकार्डियल मसल जो है हार्ट की मसल्स है, उसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर होती है, वो भी रिड्यूस हो जाती है, तो कैल्शियम का अमाउंट उतना नहीं पहुंच पा रहा है, कैल्शियम की एंट्री कम हो रही है। दिस रिजल्ट रिड्यूस द O2 कंजप्शन बाय मायोकार्डियल मसल्स, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है मायोकार्डियल मसल्स की वो कम हो जाती है, कंजप्शन कम होता है। तो इस वजह से ये क्या हुआ, ये पॉइंट की वजह से ये बेनिफिशियल होता है इन कैल्शियम ब्लॉकर इन द एंजाइना, क्योंकि एंजाइना में जो इम्बैलेंस हो जाता है ऑक्सीजन डिमांड की टू द हार्ट, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा एंजाइना के अंदर, आपको क्लियर हो पाएगा कि एंजाइना एंटी एंजाइना ड्रग कैसे पढ़ते हैं। बेसिकली इसको एंजाइना में यूज़ इसलिए कर लेते हैं क्योंकि एंजाइना पेक्टोरिस आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो मैं भी बता दे रहा हूँ। एंजाइना पेक्टोरिस वो डिसऑर्डर है जो कार्डियक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है पेन सिंड्रोम है, जो हमारे लेफ्ट शोल्डर से लेफ्ट चेस्ट से लेकर लेफ्ट शोल्डर तक पेन जनरेट होता है। क्यों जनरेट होता है? क्योंकि जितनी हमारी मायोकार्डियल मसल्स के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, उतना ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ मसल्स तक नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई कम क्यों हो रही है? क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड लेके जाती है उसके अंदर कोई एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण कोई थ्रोम्बस फॉर्म हो गया है, कोई ब्लॉकेज हो गया है, जिसके कारण पूरी तरीके से ब्लॉकेज होने के कारण पूरी तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है जो मायोकार्डियल मसल्स तक पहुंच पाए। अब यहाँ पर क्या डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई घट रही है। तो हम दो तरीके होते हैं, या तो हम डिमांड को कम कर दें या सप्लाई को बढ़ा दें। तो ये जो सेकंड पॉइंट है वो मायोकार्डियल मसल्स की डिमांड को कम कर देगा, तो ये हेल्पफुल होता है एंजाइना पेशेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है दे आल्सो प्रोड्यूस रिलैक्सेशन इन ब्रोंकियल, इंटेस्टाइनल एंड यूट्रस स्मूथ मसल्स। ये रिलैक्सेशन करते हैं ब्रोंकिया के अंदर, ब्रोंकाई जो है उसमें रिलैक्सेशन करेंगे, वो भी क्या है स्मूथ मसल्स हैं। इंटेस्टाइन में भी रिलैक्सेशन करते हैं, साथ में यूट्रस मसल्स स्मूथ मसल्स को भी ये रिलैक्स करते हैं। जितनी भी स्मूथ मसल्स हैं मेजॉरिटी ये रिलैक्सेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि बजट ये वैसे अब आप कहेंगे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो एल टाइप कैल्शियम ब्लॉकर करते हैं। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन ये जो स्मूथ सेल्स हैं, ब्रोंकियल है, इंटेस्टाइनल है, यूट्रस है, इनमें भी कुछ क्वांटिटी में एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कैल्शियम ब्लॉकर होते हैं, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इन सब मसल्स में होते हैं, उनको भी ये कुछ हद तक क्या कर देते हैं, ब्लॉक करते हैं। इसके कारण इन सभी मसल्स में भी रिलैक्सेशन हो जाता है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में समझता हूँ सीधे जनरेट होगा कि सर आपने कहा था एल टाइप कैल्शियम तो आपके वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में है और मायोकार्डियल मसल्स में है, लेकिन तो यहाँ रिलैक्सेशन क्यों हो रहा है? तो यहाँ रिलैक्सेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ब्रोंकियल, इंटेस्टाइनल, यूट्रस जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें जो कैल्शियम ब्लॉकर होती हैं उसमें भी कुछ हद तक ये उनको ब्लॉक कर देते हैं, और ब्लॉक करने की वजह से क्या होती है, इनके अंदर भी रिलैक्सेशन जनरेट होता है। एडीएमई की बात करें तो ये एब्जॉर्ब ओरली हो जाते हैं, मेटाबोलाइज लिवर में होंगे और स्ट्रेट आउट थ्रू द यूरिन में जाएंगे। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, नोजिया, कॉन्स्टिपेशंस, नॉर्मली बात है इंटेस्टाइन जो है इंटेस्टाइन रिलैक्स हो जाएगी, इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा इंटेस्टाइन के अंदर तो हमारे पैसलेसिस मूवमेंट होते हैं वो कम हो जाएंगे, यानी कि जीआईटी मोशन हो वो कम हो जाएगा, जो कॉन्स्टिपेशन डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है क्योंकि हार्ट रेट कम हो जाती है, कॉमन रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग को यूज़ किया जाए। इंट्रैक्शन की बात करें तो इंट्रैक्शन के थोड़ी हैं। पहला क्या है, दे डू नॉट गिवन विद बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर के साथ में कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एडिटिव साइनस डिप्रेशन जो ये क्या करते हैं, एडिटिव साइनस डिप्रेशन मतलब ऐसे नोड को ज़्यादा डिप्रेस कर देंगे। अब ऐसे नोड ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा तो क्या होगा कि हार्ट के अंदर कंडक्शन जो इम्पल्स है वो जनरेट आसानी से नहीं हो पाएंगे, जो हार्ट के लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, ऐसे नोड डिप्रेस नहीं होना चाहिए, ऐसे नोड डिप्रेस हो गया तो हार्ट बिल्कुल पंप करना बंद कर देगा। इसलिए हमें कभी भी बीटा ब्लॉकर के साथ में कैल्शियम ब्लॉकर नहीं देना चाहिए। दे शुड नॉट बी गिवन द बीटा ब्लॉकर्स
दे शुड नॉट बी गिवन विद बीटा ब्लॉकर। क्यों? क्योंकि एडेटिव साइनेट डिप्रेशन होता है। साइनेट डिप्रेशन का मतलब क्या है? ऐसे नोड का डिप्रेशन हो जाता है। एंड कंडक्शन डिफेक्ट ऑन ए सिस्टोल में भी अकर, मतलब सिस्टोलिक फेज हो वो नहीं आ पाएगी। इस वजह से हम कभी भी ऐसे बीटा ब्लॉकर के साथ ना दें। दे इंक्रीज द प्लाज्मा डिजॉक्सिन लेवल्स बाई डिक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन, टॉक्सिसिटी कैन डेवलप। अगर हम डिजॉक्सिन या डिजिटैलिस के साथ में अगर हम कैल्शियम ब्लॉकर देते हैं तो डिजॉक्सिन लेवल क्या होता है? वो आपका ब्लड में बढ़ जाता है, प्लाज्मा डिजॉक्सिन लेवल बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि वो डिजॉक्सिन के एक्सक्रीशन को कम कर देते हैं। जब डिजॉक्सिन बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो बॉडी के अंदर ये बढ़ेगा, और बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो इसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कुछ पूछेंगे सर टॉक्सिसिटी क्यों हो जाएगी? तो निकल तो नहीं रहा है, दोस्त हमने तो दी है। अब आप मुझे बताइए कि डिजॉक्सिन हम दे रहे हैं किसी पेशेंट को, तो आज भी मैंने डिजॉक्सिन दी है और कल भी मैं डिजॉक्सिन दूंगा, परसों में डिजॉक्सिन दूंगा। अब नॉर्मली क्या हो रहा था कि मैं डिजॉक्सिन आज दे रहा था तो वो आज शाम तक निकल जा रही थी बॉडी से बाहर, कल मैंने दी वो कल शाम तक निकल गई। अगर मैंने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ में डिजॉक्सिन दिया तो आज शाम को नहीं निकल रही है, बॉडी में ऑलरेडी बढ़ गई है, नहीं बॉडी से एलिमिनेट आउट नहीं हो रही है। अब कल मैंने फिर डिजॉक्सिन दे दिया, वो भी कल नहीं निकला, तो क्या है? अमाउंट कंटिन्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है डिजॉक्सिन का, और डिजॉक्सिन ज़्यादा अमाउंट बढ़ेगा, बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा तो क्या करेगा? टॉक्सिसिटी कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे डू नॉट यूज़ अलॉन्ग विद कार्डियक डिप्रेशन। जितने भी कार्डियक डिप्रेशन एजेंट होते हैं उनके साथ में यूज़ ना करें, जैसे क्लोडीन है, डाइसोप्राइडीन है, क्योंकि ये ऑलरेडी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर को कम कर देते हैं। और कार्डियक डिप्रेशन के साथ यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर कम हो जाएगी, जो हार्ट के लिए हार्मफुल हो सकती है या हार्ट के डिसऑर्डर को जनरेट कर सकती है। तो ये इसके वो इंट्रैक्शंस। अब बात करते हैं इसकी यूज़ की, कहाँ का यूज़ करते हैं। इट यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ करते हैं। इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक एरिथीमिया, स्पेशली इन द सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथीमिया। कार्डियक एरिथीमिया मैंने आपको बताया था कि इसमें कंडक्शन और इम्पल्स बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, और कंडक्शन इम्पल्स में एबनॉर्मलिटी हो जाती है। उस कारण कभी कभी क्या होता है, वेंट्रिकल में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बहुत जल्दी हो जाता है, यानी वेंट्रिकल हार्ट रेट बहुत ज़्यादा, वेंट्रिकल बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन को हम कार्डियक एरिथीमिया का इस सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथीमिया कह सकते हैं। उसके ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ होते हैं। और नेफेडेफिन इज अल्टरनेटिव ड्रग ऑफ प्रीमेच्योर लेबर। प्रीमेच्योर लेबर आप समझ रहे होंगे कि जब प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन था, उस प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में प्रेगनेंसी आफ्टर 9 मंथ होती है, और 9 मंथ से पहले ही अगर किसी की प्रेगनेंसी हो रही है तो प्री मैच्योर लेबर उसको कहेंगे। कोई लेबर जो पीरियड है वो मैच्योर नहीं हुआ है, तो प्री मैच्योर लेबर को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, नेफेडेपिन देते हैं। नेफेडेपिन जब उसे यूट्रस को रिलैक्स कर देगा, जब यूट्रस रिलैक्स हो जाएगा तो लेबर पेन होने के चांसेस या डिलीवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो नेफेडेपिन को अल्टरनेटिव हम प्री मैच्योर लेबर में भी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये हुआ आपका कैल्शियम ब्लॉकर, और ये हुआ आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अब इसमें 2 ड्रग रह गई हैं जो हम मंडे को आपको डिस्कस कर देंगे। तो मंडे को आपका एंटी हाइपरटेंसिव कम हो जाएगा। एक तो मैं आपको एंजियोटेंसिन 81 रिसेप्टर ब्लॉकर पढ़ाऊंगा, और इसके साथ में आपका सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक यानी कि सेंट्रल एक्टिंग अल्फा एगोनिस्ट, ये आपके सिलेबस में है, सेंट्रल एक्टिंग अल्फा एगोनिस्ट, ये आपको और पढ़ाऊंगा। तब आपका मंडे को ये एक तरह से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब भी किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के हेल्पफुल हो सकता है तो उससे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट ड्रग के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।